नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार में विधानसभा चुनावों का तीसरा चरण भी अब समाप्त हो चुका है और इस तीसरे चरण के बाद जनता के मन में यह सवाल होगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। अलग अलग न्यूज चैनल पर एग्जिट पोल आपके सामने आने वाले होंगे कुछ ही देरों में या आ भी चुके होंगे, लेकिन आज हम इस तीसरे चरण का आकलन करेंगे। इससे पहले के दो चरण पर भी बात करेंगे और कुछ चीजें सामने रखेंगे जिससे आप समझ सकें कि बिहार की जनता का मूड क्या रहा और किसकी सरकार बनने जा रही है। तीसरा चरण समाप्त हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण में जनता ने वोट दिया है, किसको लेकर वोट दिया है, किन मुद्दों पर बात की है और समीकरण जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, जो वोट बैंक साधने की कोशिश पार्टियों की रहती है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे चरण की, यानी आखिरी चरण की। तो सबसे पहले हम तीन क्षेत्रों की बात करते हैं जिसमें सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल आता है। कहते हैं कि अगर ये तीन क्षेत्र जिसकी तरफ मूड कर लें, यानी जिसकी तरफ मन बना लें, उसी की सरकार बन जाती है। लेकिन इस चुनाव में ये तीनों क्षेत्र किसकी तरफ मन बनाए हुए हैं, इस पर बात करते हैं और समीकरण क्या कहते हैं बिहार की जनता को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल वो क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल्य आबादी है। सीमांचल कोसी वो क्षेत्र है जहां पर यादव बहुल्य आबादी है और इसके अलावा मिथिलांचल है जहां पर ब्राह्मण बहुल्य आबादी है, लेकिन मुस्लिम और यादव भी वहां पर हैं। यानी 30 से 35% वोटर जो हैं वो ब्राह्मण हैं, इसके अलावा मुस्लिम और यादव है। इस क्षेत्र पर जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, ये माना जाता है कि यहाँ पर अगर यादव और मुस्लिम एकजुट हों तो वो भी पलड़ा एक तरफा कर सकते हैं। अब हम सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल में 4 जिले पड़ते हैं: किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। इन 4 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं। अगर इसकी बात करें 2015 की, तो 2015 से अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो 2015 में 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा 6 सीटें जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी और आरजेडी के खाते में मात्र 3 सीटें आई थी। बीजेपी के खाते में भी 6 सीटें आई थी। इसके अलावा 1 सीट भाकपा के खाते में थी। ये 2015 का समीकरण है। अब अगर 2020 की हम बात करेंगे तो 2020 में जो महागठबंधन में, उसमें आरजेडी, भाकपा भी उनके साथ है और इसके अलावा कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, आरजेडी को 3 सीटें मिली थी, इसके अलावा 1 भाकपा को मिली थी। यानी अगर महागठबंधन की बात करें जो आज का महागठबंधन है, और वो अगर 2015 में जिन जिन दलों को जितनी सीटें मिली हैं तो तकरीबन बराबर 12-12 सीटें बढ़ती हुई या 13-12 का आंकड़ा फीसदी सामने नजर आ रहा है, यानी बराबर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2020 में क्या समीकरण रहने वाले हैं ये जानना दिलचस्प होगा। तो 24 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि आरजेडी जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर भाकपा का उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा 1 सीट सीपीएम का कैंडिडेट लड़ रहा है, यानी ये महागठबंधन ने उतारे हैं। इसके अलावा बीजेपी 12 पर लड़ रही है सीमांचल में और जेडीयू के खाते में 11 सीटें आई हैं और 1 सीट पर हम लड़ रही है। तो टक्कर क्या रहने वाली है, समीकरण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सीमांचल मुस्लिम बहुल्य इलाका है और महागठबंधन मुस्लिम और SC/ST OBC यानी बहुजन जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की पूरी कोशिश करता है और वो अपना उन्हीं वोटरों को अपना वोट बैंक भी मानता है। तो यहां से कहीं ना कहीं उम्मीद महागठबंधन की जागती हुई दिखाई दे रही है। अब हम दूसरे क्षेत्र में चलते हैं जो आता है कोसी का क्षेत्र, जो बाढ़ ग्रसित एरिया भी माना जाता है। इसके अलावा यादव बहुल्य इलाका माना जाता है। तो यहां पर एक तो जातीय समीकरण आरजेडी के पक्ष में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा बाढ़ से पीड़ित एरिया है। तो ये मान सकते हैं कि बाढ़ से पीड़ित एरिया यानी मौजूदा जो सरकार रही है नीतीश कुमार की, उससे उतना खुश नहीं है। आपने बाढ़ के हालात देखे होंगे, तो एक वो नाराजगी और कहीं ना कहीं विकास को लेकर नाराजगी है। तो ये वाले समीकरण भी कहीं ना कहीं आरजेडी या ये कहो कि महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कोसी में मधेपुरा, सहरसा और सुपौल ये 3 जिले पड़ते हैं और 13 विधानसभा सीटें हैं। तो 13 इसकी हैं और 24 विधानसभा सीटें सीमांचल में आती हैं। अब हम अंतिम क्षेत्र की तरफ चलते हैं जो है मिथिलांचल। मिथिलांचल की काफ़ी बात होती है। मिथिलांचल को लेकर काफ़ी जो है समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इसको ब्राह्मण बहुल्य इलाका कहा जाता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 30 से 35% जो वोटर हैं वो ब्राह्मण हैं, इसके अलावा यादव भी हैं और मुस्लिम भी हैं।
अगर यादव और मुस्लिम एक साथ आते हैं तो वो भी वहां से जो है पलड़ा एक तरफा कर सकते हैं, और ऐसा इस चुनाव में देखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समीकरण इसलिए ज़्यादा सटीक लग रहे हैं। एलजेपी जो है, चिराग पासवान ने, जो बीजेपी से अभी आपने खबर सुनी होगी कि बहुत सारे बागी विधायक हुए हैं, यानी बहुत सारे नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ी है बीजेपी, इस वजह से कि उनको टिकट नहीं मिला। तो वो जो पार्टी से छोड़कर जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो है एलजेपी, ज़्यादातर लोग, और उनमें अधिकतर लोग वो हैं जो उधर ही यानी मिथिलांचल में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मिथिलांचल की ज़मीन पर जो पहले से ही अगर ये मानते हैं कि भाजपा का वोट बैंक है, वहाँ पर भाजपा में रहने वाला नेता चुनाव लड़े अपने ही कैंडिडेट के सामने, यानी पुराने जो उनकी पार्टी के बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, जिनको इस बार चुनाव में टिकट मिला, और जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, वो एलजेपी से उन्हीं जगहों पे, उन्हीं क्षेत्रों से अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट बैंक आपस में बढ़ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी वजह लग रही है कि मिथिलांचल में भी एनडीए की जमीन खिसक रही है, क्योंकि वहां पर वोट बैंक जो है बटा है, एलजेपी की तरफ भी जितना भी कटेगा और फिर बीजेपी की तरफ। महागठबंधन का वोट बैंक यादव मुस्लिम जो है वो है, तो वहां से अगर आप मानेंगे तो वो एक तरफ अगर जाएगा तो एनडीए को नुकसान वहां पर उठाना पड़ सकता है। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों के मैंने समीकरण बताए, जिसको ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ऐसा अनुमानित हो सकता है, यानी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। सीमांचल में कोसी का जो एरिया है और इसके अलावा मिथिलांचल में, तीनों क्षेत्रों का मैंने आपको आकलन किया कि क्या समीकरण रह सकते हैं। हालांकि जो हमने बताया वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनावी परिणाम बताएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। लेकिन जातीय जो समीकरण बनते हैं बिहार के अंदर खासकर, और इसके अलावा विकास को लेकर, इसके अलावा जो मौजूदा स्थिति है और 2015 की जो स्थिति रही है, उसके आधार पर हम ये आपको आंकड़े दे रहे हैं। अब हम बात की हमने तीसरे चरण की, यानी आखिरी चरण की। हालांकि दूसरे चरण में भी मिथिलांचल की कुछ सीटों पर मतदान हुआ था, वहां पर भी कुछ इसी तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, अगर हम ये सोचें कि अगर पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण सबको मिला लिया जाए और फिर ये आकलन किया जाए कि कौन सी पार्टी की तरफ जो है झुकता हुआ पलड़ा दिखाई दे रहा है या किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आंकड़े क्या कहते हैं। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो पहले चरण में आपने देखा मतदान हुआ, वहां से निकलती भीड़, वहां से जो वोटर मतदान करके वापस आ रहे थे वो क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। रैलियों में तेजस्वी यादव की और रैलियों में जो नीतीश कुमार की रैली थी उसमें जो नारेबाजी हो रही थी वो कितनी अलग थी। भीड़ दोनों में अंतर आपने देखा होगा कितना अंतर था। तो ये सारे आंकड़े पहले चरण के, और उसके बाद में पहले चरण से पहले जो प्रचार हो रहे थे उसके आंकड़े। दूसरे चरण में आपने देखा कि भीड़ कैसे अग्रसर थी एकदम मतदान करने के लिए, और गांव देहात से ज़्यादा वोट पड़ा। खासकर युवाओं में काफ़ी दिलचस्पी दिखी है, और युवाओं में इसलिए भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नौकरी की बात की है, रोजगारी की बात की है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो फ्रंट फुट पे रहा है। तो अगर आकलन की बात करें तो पहला चरण, दूसरा चरण और अब ये तीसरे चरण के कुछ क्षेत्र जहां से बिहार की राजनीति को लगता है कि ये जो क्षेत्र हैं वो बदल देते हैं, ये तय करते हैं कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो ये तीनों क्षेत्रों की मैंने बात की। तो तीनों चरण की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है ये तो आने वाले परिणाम, नतीजे बताएंगे। ये कुछ समीकरण थे, कुछ आंकड़े थे, और तीनों चरणों के आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने रखे। परिणाम क्या रहता है ये आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा, और वहीं स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी बनेगी बिहार में। इस वीडियो को लेकर और इन जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।